ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 2 भागों में विभाजित है, जिसका एक हिस्सा आइलैंड पे है। ये वीडियो बहुत ही रोचक और रॉ होने वाली है। साथ ही हम ओमकारेश्वर से इंदौर और फिर मुंबई के लिए ट्रैवल करेंगे, जिसमें ये जर्नी का संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। ये एक कार और इसे देख के हमारी कार, फिर उधर 2 और कार, मतलब एक लोग को देखते देखते 3-4 लोग पीछे पीछे हो लिए और आगे सारे रास्ता भटक चुके। प्रकृति की इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करने से पहले मैं बता दूं, ओमकारेश्वर आने के लिए सबसे पहले आप इंदौर या उज्जैन आ जाइए। वहां से आपको इजीली पब्लिक बसेस ट्रांसपोर्ट बहुत सारी लगातार यहां के लिए मिल जाएंगी। आप जब कभी भी महाकाल के दर्शन के लिए आए, एक दिन और निकाल के ओमकारेश्वर भी ज़रूर आ जाइए। इससे आपके 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ हो भी जाएंगे और साथ ही ओमकारेश्वर बहुत खूबसूरत है। 2 नाइट्स 3 डेज इनफ होगा उज्जैन, इंदौर और ओमकारेश्वर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इसमें हम दर्शन करने वाले हैं ओमकारेश्वर टेम्पल के और आसपास की जगहों को घूमने वाले हैं। ये जो पीछे मेरे आइलैंड दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक द्वीप है जो ऊपर से ओम का आकार दिखता है और उसी के नाम पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पड़े। प्लस ओमकारेश्वर और मामलेश्वर ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है, 2 भागों में विभाजित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, प्लस माना एक ही जाता है। अब ये कैसे है, क्या है, ये सब वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इसी के साथ इंदौर से ओमकारेश्वर की 80 किलोमीटर का सफ़र पूरी करके हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर में। ये सफ़र भी अपने आप में कमाल था। पहाड़ी घाटियों से होते हुए झील, नहर, झरने, पहाड़, हरियाली में निखर। बारिश के मौसम में, मानसून में हर जगह ऑफकोर्स खूबसूरत हो ही जाती है, हरियाली निखर से जाती है एकदम। बहुत ही कमाल ये रास्ता था। सब मिला जुला के मैं कहूँ तो लगभग 2.25 घंटे लगे हमें ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए। और अभी जिस पर्टिकुलर ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आसपास के नर्मदा मैया का जो खूबसूरती है और जिस तरीके से पहाड़ों के बीच में ये बसा हुआ प्रांगण अपने आप में भव्य नज़र आ रहा है। जैसे ही आप ये ब्रिज पे आएंगे, आपको लगेगा आना आपका यहाँ पे वर्थ हो गया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, बिल्कुल भी रश नहीं था। हम गए, हार्डली 2-3 मिनट हमें लाइन में खड़े रहना पड़ा और जाके माथा टेका ज्योतिर्लिंग के सामने और ये बहुत सुखद अनुभव रहा। और दर्शन करके अब हम बाहर भी आ गए। बहुत सारी बोट्स मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है और ऐसे किसी पर्टिकुलर आप जगह पे जा रहे हैं, बोटिंग करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे अपने आप में ये चीज़ फैंटेसाइज़ कर रही है, बोटिंग तो मुझे करना ही है। मंदिर के पास आते ही बहुत सारे लोग आपको मिलने लग जाएंगे जो कहेंगे कि चलिए हम आपको दर्शन करा देते हैं, 501 रुपये आप दे देना अभिषेक का, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको लेके जाना है उनको तो लेके जाइए, अदरवाइज़ नहीं भी लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लगता है। डिपेंड करता है वो भी सीज़न के ऊपर भी। और उसके साथ ही बोटिंग के लिए भी बहुत सारे लोग आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे कि चले बोटिंग करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको पर्सनल बोटिंग लेना है, 2-4 लोग आप लोग हो, तो वो लोग स्टार्ट करेंगे 1500 से, लेकिन ऑफ सीज़न में 500 तक भी वो मान जाते हैं। तो बार्गेनिंग तो करनी बहुत आवश्यक है उसके लिए। और अगर आप सवारी के साथ जाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, तो 100 रुपये या मैक्सिमम 150 रुपये आपसे लेंगे। बोटिंग करने के लिए देखिए ऐसे कैसे रास्तों से हम जा रहे हैं। ये देखना, ये जगह को कहते हैं त्रिवेणी धारा। यहाँ पे आने के बाद पानी की बूंदें अपने ऊपर थोड़ी डाल लेनी चाहिए। और अब हमारी बोट घूम रही है। पानी के ऊपर से इस प्रकार से चलना अपने आप में बहुत ही कमाल है। ये रहा ओमकारेश्वर टेम्पल का एरिया। अगर आपको दर्शन के लिए जाना है तो यहीं से रास्ते हैं जो ऊपर की तरफ लाइन वगैरह लग जाता है और जा सकते हैं आप। एक और जाने पे नाव एक और झुक जा रही है। सामने एक बहुत ही भव्य सी प्रतिमा आपको नज़र आ रही होगी पहाड़ के ऊपर, आदि गुरु शंकराचार्य की। मेरे पीछे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है एक आइलैंड नर्मदा नदी के तट पर स्थित। इसका नाम है मंधाता। और ये जो मंदिर मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये है
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये पूरा आइलैंड अगर ऊपर से हम देखते हैं तो ओम का आकार का दिखता है, इस वजह से नाम पड़ गया इस ज्योतिर्लिंग का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिसे माना जाता है कि स्वयं प्रकट हुए थे और साथ ही इस पे मानव द्वारा किसी भी प्रकार से कोई निकासी नहीं की गई है। जो जैसा शिवलिंग है वैसे के वैसे ही रखा गया है, तो इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित है, मामलेश्वर और ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर आपके पीछे रहा और नदी के ईस्ट पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुझसे 100 मीटर की दूरी पे है मामलेश्वर टेम्पल। शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पे ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम पड़ा ओमकारेश्वर नदी के उस पार और नदी के इस पार एक का नाम पड़ा मामलेश्वर। सबसे पहले मान्यता है कि ओमकारेश्वर टेम्पल के जाके आप दर्शन प्राप्त करिए और फिर आइए मामलेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए। सायरन बजना स्टार्ट हो गया। इस वक्त अराउंड 12-20 हो रहे हैं और अब बहुत ही तेज़ गति से पानी छोड़ा जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी लोग नदी तट के आसपास हैं, बोट्स हैं, ये सारी थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी। और साथ ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे के दरमियान वो टेम्पल भी बंद रहता है। ओमकारेश्वर दर्शन के बाद मैं पहुंच गया मामलेश्वर। ओमकारेश्वर में तो 15 मिनट में हो गया था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा लाइन है मामलेश्वर दर्शन में। महामलेश्वर टेम्पल के दर्शन हो गए, हमें लाइन में लगा लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास। 11 से 12 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है और उसके बाद मैं आया था शायद इस वजह से। 11 से 12 बजे तक भोग लगता है यहाँ पे और 12 से 1 बजे तक ओमकारेश्वर मंदिर बंद रहता है, वहाँ पे भोग लगता है। तो 12 बजे के बाद मैं यहाँ पे आया, उसके वजह से प्रोबेबली यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी थी चूँकि मंदिर बंद था। और अंदर जाने के लिए आने के लिए एक छोटा सा गेट है और एक ही गेट से अंदर जाना है, एक ही गेट से बाहर आना है, एक लोग जा रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा समय लग गया। यहाँ पे मंदिर के समक्ष थोड़े लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। व्यू ये वाला कमाल का, ये है मेन टेम्पल महादेव का, कितना ही खूबसूरत सा भव्य सा। अभी नारियल पानी खाया मैं और अब इसको काटते हैं। मुझे नहीं पता इससे मैं कैसे काटूँ, लेकिन क्या बात है, एक बार में 2 भाग हो गए। ये देखो एक बार में 2 भाग, गजब ना। अरे वो साइड वाला पहले काटते हैं, वो तो मैंने काटा ही नहीं। बहुत आसान था ये, एक बार मारा मैंने, हो गया। थोड़ा एक्सपीरियंस से ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ रख दीजिए ना। धूप हो गर्मी हो, वहाँ से आके कुछ नींबू पानी जैसा या ऐसा ले ले तो मज़ा आ जाता है। बात बस इतनी सी है कि ट्रॉट इन्फेक्शन की वजह से कुछ ठंडा खा नहीं सकता मैं। ओमकारेश्वर मंदिर से 300-400 मीटर की दूरी पे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। 1000-1500 रुपये में आसानी से रूम अवेलेबल हो जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट करके तो निकला था, इस वक्त खाना खाने का टाइम तो हो गया है, लंच का 1:30 बज रहा है, बट स्टिल मैं ये स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमें पहुँचना है रेलवे स्टेशन। 5 बजे की है मेरी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस और वो मैं मिस नहीं करना चाहता। तो इट्स बेटर रेलवे स्टेशन ही पहुंच के कुछ देख लिया जाए, खा लिया जाए। ओमकारेश्वर से महेश्वर की दूरी है लगभग 65 किलोमीटर, इंदौर अराउंड 80 किलोमीटर, मांडू एक जगह है वो 103 किलोमीटर के आसपास है और मेन उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी है लगभग 140 किलोमीटर के आसपास। और बसेस लगातार चलती रहती है तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। बहुत टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, लोकल बसेस मिल जाएंगे आपको। इनफैक्ट इंदौर से भी उज्जैन जाना है, इंदौर उज्जैन तो बहुत सारी चलती हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए, बहुत अद्भुत रहा ये सारा एक्सपीरियंस। ये जो आने तक का यहाँ तक का सफ़र था, वापस जाते वक्त भी पहाड़ी घाटियों से होते हुए नदी भी बीच में आएगी और बहुत ही सुंदर सा सारा नज़ारा है पूरे रास्तों का। ओमकारेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है। नर्मदा नदी को देखिए कितने उफान पे है। ये जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं, पानी देखिए कितना नीचे है। लेकिन जब बारिश होती है 1 महीने के दरमियान, पीक बारिश का मौसम होता है, पानी एक्सपेक्टेड होता है कि ये ब्रिज के ऊपर भी आ जाए और फिर इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है लगभग महीनों तक। समझ सकते हो आप कितना ऊपर आ जाता होगा पानी। वो सामने मंदिर दिख रहा है, उसके भीतर तक पानी चला जाता होगा, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। और एक बड़ा सा ब्रिज सामने की तरफ है, वो ओपन रहता है। ये एक नए ब्रिज का कार्यारंभ है, आधा ब्रिज बना हुआ है, आधा बचा हुआ है और 6 लेन हाईवेज भी बन रहे हैं। ये एक शॉर्टकट लेने का प्रयास है एंड जस्ट हम होप कर रहे हैं कि ये रास्ता इंदौर की तरफ जाता हो, आगे जाके कोई
हाईवे वगैरह टच हो जाए, अदरवाइज़ हो जाएगा दिक्कत। सामने वो एक कार जा रही है, उसकी एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली रास्ते हैं ही नहीं, बस मिट्टी के जैसे तैसे बने हुए और उसमें बारिश हो रखी है तो और दिक्कत हो गई है। प्लस वो जो आगे कार वाले जा रहे हैं ना, उनका हमारा कम्युनिकेट हो रहा है, वो आगे से हाथ दे रहे हैं आने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए वगैरह। हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली इंदौर जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेट हो रहा है जस्ट ऐसे ही। अब वो आगे रुकी हुई है कार, अब यहाँ पे पता करते हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ये एक कार और इसे देख के हमारी कार, फिर उधर 2 और कार, मतलब एक लोग को देखते देखते 3-4 लोग पीछे पीछे हो लिए और आगे सारे रास्ता भटक चुके। आगे एक्चुअली ट्रैफिक जाम था, रेड दिखा रहा था लगभग 1-2 किलोमीटर तक, तो शॉर्टकट मारने के चक्कर में सारे लोग इधर आ गए और अब हो गई है सबको दिक्कत। हालांकि मैं गूगल मैप ज़रूर देख रहा था और गूगल मैप कह रहा था कि यहाँ आगे मत जाओ, कोई रास्ते नहीं है, पलट जाओ आप। बट फिर वो आगे गाड़ी जा रही थी ना, उसका भरोसा करते हुए हम जा रहे थे, हमारा भरोसा करते हुए हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ और आ रही थी। लेकिन एंड में पता चला कि हमें वापस रिटर्न वहाँ से होना पड़ा और अब हमारा टाइम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो 5 बजे की ट्रेन है और उसी के आसपास हम पहुँचने वाले हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंग। इसी के साथ हम पहुँच गए इंदौर रेलवे स्टेशन पे और समय अभी भी है हमारे पास रेलवे स्टेशन आराम से जाने का प्रोबेबली। इसी के साथ हमारी ट्रेन आ गई यहाँ पे, इसे करना है बोर्ड। तेजस एक्सप्रेस है ये, जो कि इंदौर से मुंबई, मुंबई टू इंदौर ऐसे चलती है ये। बट ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये मुंबई से इंदौर आ रही है और बिना इसको क्लीन किए हुए, बिना कुछ किए हुए, अभी 20 मिनट ही बचे हुए सिर्फ ट्रेन को जाने में और वापस इसी को रिटर्न कर देंगे। ऐसे कैसे? ये मतलब छोटी जर्नी तो है नहीं, ओवरनाइट की जर्नी होती है। अपने सीट के वहाँ बैग रखता हूँ और कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। यहाँ है हमारी सीट, ये देखना ज़रा। गट्स तो चाहिए बैग छोड़ के वहाँ पे, जो कि क्लीन भी होने वाला है आगे। मैं आ गया रोड पे। वैसे काफ़ी महंगा है ये एरिया, रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर वाला। 25 रुपये का एक समोसा और वो जो पैटिस था वो 30 रुपये का दिया यहाँ पे। ना भाग भाग के हम इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आए, टाइम होके गया ट्रेन का और अभी इसकी क्लीनिंग ही चालू है तो काफ़ी लेट होने वाली है ये। ट्रेन की जो ब्लैंकेट्स होती हैं, जो ओढ़ने वाला मोटा वाला, वो लगभग 1 हफ्ते बाद ये लोग चेंज करते हैं। जस्ट मैंने पूछा इनसे, 1 हफ्ते तो रहता ही रहता है सेम। जो चादर एंड ऑल है वो चेंज ज़रूर कर देते हैं। एक सेकंड, आपको भी मैं वीडियो में ले लेता हूँ। क्लीनिंग हो गई यहाँ की शुरू। शर्ट चेंज किया मैंने, टी शर्ट पहन लिया। और इंडियन ट्रेन्स मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम, एक नहीं 2 प्रॉब्लम मुझे सबसे मेजर यहाँ पे लगती है। पहला, साफ़ सफाई का, क्लीननेस का। इतनी प्रीमियम ट्रेन होने के बावजूद अगर इसके वॉशरूम्स में आपको दिखाऊँ, दिखा ही नहीं पाऊँगा। स्मेल काफ़ी है, अभी जस्ट क्लीन करके गए हैं ये, इसके बावजूद भी। और दूसरी जो सबसे मेजर समस्या मुझे लगती है वो है खाने का। अच्छा फूड नहीं मिलता, टेस्टी फूड नहीं मिलता। पैसे आप दे दो पर ऐसा आएगा कि बस आप खाने के लिए कुछ तो खा के पेट भर के वो फेंक देते हो चीज़ें। तो 2 चीज़ों में बहुत क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्लीननेस, साफ़ सफाई, और सेकंड फूड क्वालिटी की। और ये चीज़ें इतनी भी मेजर नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ हाफ एन आवर ट्रेन को लेट किया, आधे घंटे ही, और इतने में पूरा ट्रेन क्लीन कर दिया, सब कुछ फटाफट हो गया और ट्रेन निकल भी गई। इसे कहते हैं पैटिस या फिर समोसे भी कहा जाता है इंदौर में, और ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। जिन भी दुकानों पे आपको नॉर्मल समोसा देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे कचौड़ियाँ मिल जाएंगी। कचौड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है और ये वाला पैटिस भी मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे बहुत लोग खाते हैं। मुझे इसी वजह से ट्रेन की ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हालांकि ये कैमरा सेट करने में वहाँ पे एकदम दिमाग सा ख़राब हो गया, काफ़ी टाइम लग जाता है। कैमरा स्टैंड पे डालो, वहाँ पे भाग के आओ, फिर रिकॉर्ड करो, फिर भाग के जाओ, उसे ऑफ़ करो, ये चीज़ हो जाती है। जस्ट एक कॉफ़ी ले लिया और खाते पीते ऐसे ही जर्नी निकल जाती है। और ये पहुंच गया मैं रतलाम जंक्शन और खाना ऑर्डर किया था वो मेरा आ गया, फ्राइड राइस और साथ में मंचूरियन है। सो फाइनली पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे और भागम भाग वाले शहर। जिस एक्सप्रेस ट्रेन में मैं आया, इसके पूरे कोच में हार्डली 10 से 12 लोग थे, पूरी ट्रेन खाली आई है। और एक वियर्ड चीज़ ये थी कि लाइव ट्रैकिंग अगर देखने की इंटरनेट पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाहे किसी भी वेबसाइट पे, वो नहीं शो कर रहा था, ट्रेन कैंसिल दिखा रहा था। पर ट्रेन के अंदर था मैं, ट्रेन तो चल रही थी, ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे ही पहुँची। उनके लिए आरक्षित एवं निर्धारित सीटों तक पहुँचने में मदद करें। इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं मुंबई में। आई होप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया। इसी नोट पे
इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्स टू एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। सुबह सुबह के वक्त